मैं अभिषेक भारद्वाज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल बायोलॉजिक पे। पिछले वीडियो में हमने बात की थी पादप खनिज पोषण के अंतर्गत कि पादपों के लिए आवश्यक खनिज पोषक तत्व कौन कौन से हैं। तो उसके आधार पर कुछ विधियां अलग अलग वैज्ञानिकों ने यूज़ में ली थी, जिसमें अपन ने बात करी थी पादप भस्म विश्लेषण, बालू संवर्ध या पृथ्वी से ही प्राप्त किए गए खनिज पोषक खनिज में जिसका नाम है वर्मिकुलाइट, उसमें पौधों को उगाना, जिसको वर्मिकुलोपोनिक्स कहा था। इसके अलावा मृदा विहीन माध्यम में जल के अंतर्गत संवर्ध करना और इसको हाइड्रोपोनिक्स कहा था। इन सब विधियों के विश्लेषण के पश्चात और इनका जो रिजल्ट निकला उसके बाद में पौधों में लगभग 50 से 60 प्रकार के खनिज पोषक तत्वों की उपस्थिति को देखा गया। लेकिन वास्तविक तौर पर उनमें से कौन से अनिवार्य थे, कौन से अनिवार्य नहीं थे, उसके कुछ बिंदु निर्धारित किए गए कि इन उपरोक्त जो खनिज पोषक तत्व थे उनमें से निम्न बिंदुओं को जो फॉलो करता है उसको आवश्यक माना गया और बाकी जितने भी थे उन सभी को अनावश्यक तत्व के रूप में पौधों के लिए घोषित किया गया, जिनका या तो वो पौधों में आवश्यक खनिज पोषक तत्वों के साथ सह रूप में अवशोषित कर लिए जाते हैं। हालांकि उनके द्वारा पौधों में ऐसा कोई विशेष प्रोसेस संपन्न नहीं करवाई जाती। तो जो वास्तविक तौर पे आवश्यक या अनिवार्य खनिज पोषक तत्व हैं वो हम किस आधार पर वर्णित करेंगे, उसके लिए कुछ बिंदु निर्धारित किए गए, जिनमें सबसे पहली चीज़ जो आती है वो ये कि ऐसे खनिज पोषक तत्व जिनके अभाव में या जिनकी अनुपस्थिति में पादप की सामान्य वृद्धि यानी कि उसकी जो नॉर्मल ग्रोथ है वो, और इसके अलावा एक मुख्य लक्षण जो कि सभी जीवों का होता है जनन। अगर किसी खनिज पोषक तत्व की अनुपस्थिति में ये प्रोसेस बाधित होती है या वो कंप्लीट नहीं हो पाती है, अर्थात जो पौधा है वो अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर पाता है, तो उसको हम किस में रखते हैं, अनिवार्य पोषक तत्व में रखते हैं। इसके बाद जो दूसरा जो बिंदु रखा गया वो ये कि ऐसा कोई भी मिनरल न्यूट्रिएंट यानी कि कोई भी मिनरल, सपोज कीजिए कोई एक्स नामक एक मिनरल है और वो प्लांट में कोई वाई कार्य करता है, अर्थात जो एक्स मिनरल है या जो एक्स खनिज है उसके द्वारा पौधे में वाई कार्य किया जाता है, तो वो एक्स तब अनिवार्य पोषक तत्व कहलाएगा जब इस एक्स का स्थान अर्थात एक्स किसी भी दूसरे खनिज पोषक तत्व के द्वारा रिप्लेस नहीं किया जाता हो। ऐसी स्थिति में हम उसको क्या कहेंगे, आवश्यक या अनिवार्य खनिज पोषक तत्व कहेंगे। इसके बाद में जो तीसरा बिंदु है वो ये कि वो जो कोई भी मिनरल है वो डायरेक्टली यानी कि प्रत्यक्ष रूप से या तो उस पौधे के किसी संरचनात्मक घटक के रूप में उपस्थित हो या प्रत्यक्ष रूप से किसी न किसी उपापचयी क्रिया को संपादित करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हो, तो हम उसको क्या कहेंगे, अनिवार्य पोषक तत्व कहेंगे। तो ये कुछ बिंदु हैं जिनके आधार पर टोटल 17 प्रकार के खनिजों को पौधों के लिए आवश्यक खनिज पोषक तत्वों के रूप में निर्धारित किया गया है। अब जो टोटल 17 मिनरल न्यूट्रिएंट जिनको हम कहेंगे एसेंशियल यानी कि आवश्यक, उनको पौधों के द्वारा अवशोषित की जाने वाली मात्रा के आधार पर यानी कि पौधे जो अवशोषित जो उनकी मात्रा है कहाँ से, मृदा से, किसके द्वारा, प्लांट्स के द्वारा, उसके आधार पर मूल रूप से 2 भागों में बांटा गया है। एक तो सबसे पहले तो सोर्स के आधार पर यदि हम बात करें तो एक तो ए खनिज और दूसरे हो गए खनिज। तो ए खनिज में तो आ जाते हैं अपने कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो हैं ये बेसिकली गैसेज और जल के रूप में यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल, इनके द्वारा इनकी क्या कर दी जाती है, आपूर्ति कर दी जाती है, तो इसलिए इनको ए खनिजी में रखा गया है। अब बात आती है खनिजी की, तो खनिज के अंतर्गत जो खनिज पोषक तत्व या अनिवार्य पोषक तत्व रखे गए हैं उनको मात्रा के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। तो पहला जो है इसमें वो है वृहद मात्रिक पोषक तत्व, यानी कि जिनको हम कह सकते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। क्या कह सकते हैं इनको हम, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। और दूसरा जो बांटा गया है वो है सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब जो वृहद मात्रिक पोषक तत्व हैं ये
ज़्यादा मात्रा में अवशोषित किए जाते हैं और सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व जो हैं वो कम मात्रा में अवशोषित किए जाते हैं, जिसके लिए पैरामीटर जो बताया गया है, यदि अवशोषित किए जाने वाली मात्रा या पौधों में इनकी पौधे के शरीर में उपस्थित इनकी जो मात्रा है, यदि वो 1 से 10 मिलीग्राम मोल पर केजी से अगर ज़्यादा है तो वो सभी खनिज पोषक तत्व रखे गए हैं वृहद मात्रिक पोषक तत्व की श्रेणी में। और यदि 1 से लेकर के 10 मोल पर केजी से इनकी मात्रा यदि कम है तो उनको रखा गया है सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्वों के अंतर्गत। अब वृहद मात्रिक पोषक तत्व जो हैं इनको पुनः 2 भागों में बांटा गया है, प्राइमरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और सेकेंडरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। अब प्राइमरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या हैं? मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जिनका किया जाता है और इनके अंतर्गत रखा गया है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम जो है इनको प्राइमरी मैक्रोन्यूट्रिएंट भी कहते हैं। इसके अलावा इन्हें क्रिटिकल एलिमेंट्स या क्रिटिकल न्यूट्रिएंट्स भी कहा जाता है। क्रिटिकल न्यूट्रिएंट्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि मृदा से मैक्सिमम मात्रा में इनका अवशोषण होता है, अतः लगभग हमेशा इनकी मृदा में कमी बनी रहती है, इसलिए इनको क्रांतिक पोषक तत्व या क्रांतिक तत्व भी कहते हैं और प्राइमरी मिनरल न्यूट्रिएंट के अंतर्गत इनको रखा गया है। सेकेंडरी मिनरल न्यूट्रिएंट का मतलब क्या हुआ कि प्राइमरी की तुलना में थोड़ा कम, प्राइमरी की तुलना में थोड़ा कम, लेकिन माइक्रो न्यूट्रिएंट से ज़्यादा मात्रा में अवशोषित किए जाते हैं। इसके अंतर्गत भी 3 खनिज पोषक तत्वों को रखा गया है। वो कौन कौन से हैं? कैल्शियम है, मैग्नीशियम है और सल्फर। ये 3 सेकेंडरी मैक्रोन्यूट्रिएंट के अंतर्गत यानी कि द्वितीयक वृहद मात्रिक पोषक तत्वों के अंतर्गत रखे गए हैं। इसके बाद बात आती है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की अगर अपन बात करें तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में नंबर 1 जिंक, नंबर 2 मैंगनीज, नंबर 3 आयरन, नंबर 4 कॉपर, नंबर 5 निकल, नंबर 6 मोलिब्डेनम और नंबर 7 बोरोन। यानी कि जिंक, मैंगनीज, आयरन, कॉपर, निकल, मोलिब्डेनम और बोरोन, ये सभी जो हैं ये किसके अंतर्गत रखे गए हैं? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत। क्यों? क्योंकि इनका जो एब्जॉर्प्शन है वो इस मात्रा से काफ़ी कम होता है, या इनकी जो मात्रा है पादप शरीर में वो इससे क्या होती है, इस रेंज से कम होती है। तो यहाँ ये टोटल मिलाकर के अखनिजी 3, ये 3 प्राइमरी 6, ये 3 सेकेंडरी मैक्रोन्यूट्रिएंट 9 और टोटल मिलाकर के ये 3 3 6 3 9 और 3 12 3 15 1 16 और एक अपना यहाँ रह गया है वो है क्लोरीन। ये टोटल मिलाकर के 17 खनिजी पोषक तत्व हैं और इनमें से जो अंतिम 17वें नंबर पे जो खनिजी पोषक तत्व खोजा गया है वो है आपका निकल। बोर्ड एग्जाम में एक छोटा प्रश्न कई बार पूछा गया है, 17वें खनिज अनिवार्य खनिज पोषक तत्व के रूप में खोजा गया जो खनिज है वो कौन सा है, तो उसका नाम हो जाएगा आपका निकल। अब बात आती है इनकी खनिज पोषक तत्वों की। तो इनके कार्य के आधार पर या इनकी संरचनात्मक घटक या मेटाबॉलिक प्रोसेस में भाग लेने की प्रक्रिया या प्रोसेस के आधार पर इनको 4 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया है? 4 वर्गों में, 4 क्लासेस में बांटा गया है। सबसे पहला जो है नंबर आता है वो आता है इनका जैव अणुओं के घटकों के रूप में। अब जैव अणु यानी कि जो जीव द्रव्य में पाए जाते हैं, फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट है, न्यूक्लिक एसिड है, लिपिड है, प्रोटीन है, एंजाइम्स हैं, एमिनो एसिड्स हैं, ये सब आ जाएंगे। तो इसके अंतर्गत मूल रूप से कौन कौन से रखे गए हैं? इसके अंतर्गत कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये रखे गए हैं। नंबर 2 जो दूसरी कैटेगरी है, दूसरी कैटेगरी जो है उसमें ऊर्जा अणुओं के घटकों से संबंधित यानी कि जो ऊर्जा अणुओं से संबंधित जो घटक हैं उनके बारे में है। फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो भोजन वगैरह बनाने में जैसे कि मैग्नीशियम जो है वो आपका क्लोरोफिल में है। इसी प्रकार से एटीपी के जो कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यूनिवर्सल एनर्जी करेंसी है उसके रूप में फॉस्फोरस है जो कि NADP वगैरह जो हैं उनके अंतर्गत भी काम आता है। तीसरी जो कैटेगरी है, जो तीसरा वर्ग रखा गया है वो रखा गया है एंजाइम सक्रियक यानी कि एंजाइम एक्टिवेटर यानी कि एंजाइम सक्रियक के रूप में। अर्थात
ऐसे खनिज पोषक तत्व जो एंजाइम के साथ जुड़ करके उसकी एक्टिव साइट पे जुड़ करके उसको एक्टिवेट करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैग्नीशियम है, ये कार्बन डाइऑक्साइड के स्थिरीकरण में भाग लेने वाले रुबिस्को, राइबुलोज बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज एंजाइम है जो कि C3 पादपों में कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन का काम करता है। इसके अलावा फॉस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम जो कि C4 प्लांट्स में कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन का काम करता है, इनके लिए है। इसके अलावा जो जिंक है वो अपने डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो है उनके लिए। तो इस प्रकार से बहुत सारे जो खनिज पोषक तत्व हैं। एक जैसे इंपॉर्टेंट सबसे अगर अपन बात करें, यहाँ जैसे मैंने लिखा है मोलिब्डेनम, ये जो मोलिब्डेनम है ये नाइट्रोजिनेज जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंतर्गत भाग लेने वाला एंजाइम है उसके सक्रिय के रूप में कार्य करता है। चौथी और जो अंतिम कैटेगरी है, यानी कि जो चौथी लास्ट कैटेगरी है वो है पादपों की कोशिकाओं की परासरणीय सांद्रता का नियमन, यानी कि परासरणीय विभव कह सकते हैं, परासरणीय सांद्रता है उसको रेगुलेट करने वाले जो खनिज पोषक तत्व हैं। तो उनमें यदि अपन बात करें तो जो प्राथमिक वृहद मात्रिक पोषक तत्व हमने रखा है जैसे कि पोटेशियम है, पोटेशियम के बारे में ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फॉर एग्जांपल पोटेशियम जो है वो जैसे कि एग्जांपल अगर पढ़ लें तो वाष्पोत्सर्जन के चैप्टर में अपन ने पढ़ा था कि जो पोटेशियम है बेसिकली अगर अपन बात करें तो ये जो अपना वाष्पोत्सर्जन के अंदर के जो रंध्रों के खुलने और बंद होने की जो प्रोसेस है उसमें जो गार्ड सेल्स हैं उनकी परासरणीय सांद्रता को कंट्रोल करता है। तो इस प्रकार से ये इनके कार्यों के आधार पर या इनकी संरचनात्मक घटकों के आधार पर अगर अपन बात करें तो 4 कैटेगरी में बांटे गए हैं। अब बात आती है इन सभी खनिज पोषक तत्वों की डिटेल स्टडी की, तो अगले वीडियो में हम इन सभी के पौधों में होने वाले इनके द्वारा संपादित किए जाने वाले महत्वपूर्ण कार्य या जिस चीज का ये घटक बनते हैं उसके बारे में और इनकी कमी के कारण पौधों में उत्पन्न होने वाले जो लक्षण हैं उनके बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू।